हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक शादी का सीन देखते हैं। हमारा मेल लीड मून सियोवन टेरेस पे खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसका पीए इससे पूछता है, मिस्टर मून, क्या आप सच में ये बाथरोब पहन के शादी में जाएंगे? जिस पर सियोवन बोलता है, क्यों, तुम्हें कोई मसला है या तुम्हें ये डर है कि लोग मुझे तुम्हारे साथ बाथरूम में देखकर अजीब अजीब बातें करेंगे? पीए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही बाथरूम में घूमते रहे तो आपको सर्दी लग जाएगी। सियोवन बोलता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं जाना किसी शादी पे। जिसके बाद पीए अकेला ही शादी अटेंड करने चला जाता है। फिर हम अपनी फीमेल लीड ना दानवी को देखते हैं। एक लड़की दानवी के पास आकर इसे कुछ कहती है, जिसके बाद दानवी इसके पीछे चल देती है। सियोवन टेरेस पे खड़ा इसे देखकर बोलता है, वाओ, ये कितनी प्रिटी है, मगर ये ड्रेस इस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। वो लड़की दानवी को अपने साथ एक रूम में ले आती है और ये रूम उसी टेरेस से अटैच था जिसमें सियोन खड़ा था। लड़की दानवी को पुश करके बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम पेंटिंग में काफी अच्छी हो, और अगर ऐसा है तो इस वेडिंग इवेंट को कैनवस पर उतारो, और जब तक तुम ये काम कर ना लो यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। सियोन वहीं खड़ा ये सब देखकर बोलता है, दूसरों की बातें सुनना और इनकी ऑर्डर्स को ओबे करना कितना बोरिंग है ना। कुछ देर बाद सियोन वहां पर आकर बोलता है, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत कूल है। दानवी मुड़कर इसे देखती है, फिर वो इसके पास आकर इसे अच्छी तरह से स्कैन करते हुए सोचती है, इसकी बॉडी तो काफी अट्रैक्टिव है। फिर वो इससे पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? जिस पर सियोन भी बोलता है, हाँ मैं सिंगल हूँ। दानवी इससे बोलती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनते ही सियोन हैरानी से बोलता है, या क्या कहा तुमने? दानवी बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो पेंटिंग को पकड़कर इसे टेरिस से नीचे फेंक देती है, जहाँ पर शादी का इवेंट हो रहा था। इसी वक्त हमें पता चलता है कि ये शादी किसी और की नहीं बल्कि दानवी की कजन नासोहा की है। सोहा इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, लड़की ने मेरी शादी का इवेंट बर्बाद कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। दानवी वहां से जाने लगती है तो सियोन इसका हाथ पकड़कर बोलता है, हाँ मैं बनूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सियोन इसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है, जिसके बाद इनका रोमांस शुरू हो जाता है। सियोन शावर लेकर वापस आता है तो दानवी वहां से गायब हो चुकी थी। जिस पर सियोन सोचता है, कैसी अजीब लड़की है ये, कल तक तो मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी, मगर अब क्या हुआ, इस लड़की में कुछ तो स्पेशल है। फिर वो अपने पीए को कॉल करके दानवी को ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सियोन को दानवी की बोल्ड पर्सनालिटी काफ़ी पसंद आई, इसीलिए तो वो इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि दानवी की कजिन सोहा, जिसकी शादी का फंक्शन इसकी वजह से बर्बाद हो गया था, दानवी पर चिल्ला रही होती है, ये तुमने ऐसा क्यों किया? सोहा इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, मगर दानवी इसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तो सारा टाइम रूम में ड्राइंग बना रही थी। जिस पर सोहा बोलती है, उसी पेंटिंग की बात कर रही हो ना जिसमें अजीब सी स्कल थी? के बाद वो अपनी मोम से बोलती है, मैंने आपको बोला था ना कि इसे मेरी शादी में मत आने दें, मुझे पता था कि ये मेरी खुशियों से जलती है। दानवी की आंटी कहती है कि तुम भी तो इसी फैमिली का हिस्सा हो ना, तुम्हें हमारी इज्जत का जनाजा निकालने का कोई हक नहीं है। वो दोनों माँ बेटी दानवी को बुरा भला बोल रही होती हैं कि दानवी का अंकल बोलता है, इनफ, बहुत हुआ तुम लोगों का ये ड्रामा, तुम दोनों अंदर जाओ और दानवी तुम यहीं पर रुको क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद अंकल दानवी से पूछते हैं, तो क्या तुम कल अपनी ग्रैनी से मिलने बैकयार्ड गई थी? तो क्या अब इस घर में चलने फिरने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? फिर अंकल इसके क्लोज आकर इसकी हेयर पिन को टच करते हुए बोलते हैं, तो क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? तो दानवी बोलती है, आप बस ख्वाब देखते रहेंगे। अब यहाँ पर दानवी और इसके अंकल किस बारे में बात कर रहे थे, ये ड्रामा के अंदर बाद में रिवील किया जाता है। फिर यहाँ पर सेयोंगमिन आ जाता है, जो कि सोहा का भाई और दानवी का कजिन है। वो आकर इनको बताता है कि मिंजू दानवी से मिलने आई है। दानवी अंकल से अपनी दोस्त मिंजू से मिलने की परमिशन मांगती है तो अंकल बोलते हैं, मिंजू सियोचो ग्रुप की इकलौती वारिस है, इसके साथ तुम्हारी दोस्ती हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित होगी, तुम जा सकती हो, मगर याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। जिसके बाद दानवी अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। रास्ते में दानवी की दोस्त इससे कहती है कि आज हम बहुत मज़े करेंगे, बस मुझे ये बता दो कि तुम जाना कहाँ चाहती हो। तो दानवी बोलती है, एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट जाना है क्योंकि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। मिंजू हैरानी से बोलती है, एयरपोर्ट, क्या तुम घर से भागने वाली हो? अमेजिंग। दानवी बोलती है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अब्रॉड जाने का फैसला किया है। मिंजू खुश होकर बोलती है, वाओ, तुम कितनी कूल हो ना दानवी, लेकिन अगर तुम अब्रॉड चली गई तो फिर तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या होगा? जानवी बोलती है कि मेरे अंकल ने 5 साल से मुझे इनसे मिलने नहीं दिया, अगर मैं इनसे मिल ही नहीं सकती तो फिर मैं यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? मिंजू बोलती है कि तुम्हें ये बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे अलावा इस फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि नॉर्मल हो। दूसरी तरफ सियोन अपनी कार में बैठा अपने साथ ढेरों सिक्योरिटी गार्ड्स लिए कहीं जा रहा था। वो अपने पीए से बोलता है कि कैसे बेकार आदमी हो तुमसे मैंने एक लड़की को ढूंढने का बोला था, मगर तुम वो भी नहीं कर पाए।
मैंने तुमसे बोला ना कि वो उस दिन शादी में आई थी। ये बोलता है मगर मिस्टर मून उस दिन तो उस हॉल में 5 शादियां थी और इन शादियों में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी। आप बस मुझे उस लड़की का नाम बता दें और बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दें। जिस पर सियोन बोलता है अगर मुझे इस लड़की का नाम पता होता तो क्या मैं उसे तुम्हें ढूंढने के लिए बोलता। फिर वो सोचता है मुझे तो लगता है कि मुझे इस लड़की से पहली नज़र का प्यार हो गया है, तभी तो वो मेरे हवासों पे ऐसे छा गई है। मिंजू दानवी से बोलती है वो देखो, मुझे तो लगता है कि वो हानसन ग्रुप के डार्क फैक्शन का सीईओ है। तानवी पूछती है क्या हानसन ग्रुप, जिस पर मिंजू कहती है मुझे पता है कि तुमने ऐसी बातों में कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। हानसन ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डार्क फैक्शन और दूसरा है लाइट फैक्शन। इस कंपनी के वारिस दो भाई हैं और दोनों इस कंपनी को हासिल करना चाहते हैं। जो अभी हमारे पास से गुजरा मुझे लगता है कि वो डार्क फैक्शन का सीईओ है। वो एक मिस्ट्री बॉय है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मिंजू एक्साइटेड होकर सियोवन को देखने लग जाती है। सियोवन को कार में बैठी हुई लड़की जानी पहचानी सी लगती है। वो इसका फेस देखने की कोशिश करता है मगर तभी दानवी को किसी की कॉल आ जाती है, इसलिए वो इसका चेहरा देख ही नहीं पाता। सियोन का पीए बोलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं ऐसी ही लड़की को किसी ने एयरपोर्ट पर देखा है। सियोवन जल्दी से अपने ड्राइवर को कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने का बोलता है। दूसरी तरफ दानवी की दोस्त इसे एक टाइट हग करके बोलती है जाओ और वो लाइफ स्पेंड करो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, और एक्सपेंसेस की फिक्र मत करना, मैं हूं ना। जिस पर दानवी बोलती है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें याद है ना मैंने जो लास्ट ईयर पेंटिंग बनाई थी, मैंने इसे एक आर्ट गैलरी को भेजा था और किसी ने इस आर्ट पीस को एक हाई रेट पर खरीदा है। मिंजू बोलती है सच में? ना दानवी, तुम तो एक छुपी रुस्तम निकली। इसका मतलब है कि तुमने अब्रॉड जाने का फैसला 1 साल पहले ही कर लिया था। दानवी बोलती है मुझे एक चीज़ की बहुत फिक्र है कि मेरे चले जाने के बाद मेरे अंकल तुम्हें टॉर्चर करेंगे। मिंजू बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। जब इन दोनों को घर से निकले काफी देर हो जाती है तो दानवी की फैमिली को शक हो जाता है। दानवी का कजन मिंजू को कॉल करके धमकियां देने लग जाता है मगर मिंजू इसकी एक भी नहीं सुनती और कॉल काट देती है। फिर वो दानवी को जल्दी से वहां से जाने का बोलती है। एयरपोर्ट जाकर सियोवन और इसके पीए को पता चलता है कि जिस लड़के के बारे में इनको इन्फॉर्म किया गया था वो दानवी नहीं बल्कि कोई और थी। पीए सियोवन से बोलता है जिस लड़की को ढूंढने के लिए आपने सारे शहर को अपसाइड डाउन कर दिया है आखिर वो है कौन और वो आपकी लगती क्या है। जिस पर सियोन बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही पीए बेचारा तो शॉक हो जाता है। एयरपोर्ट पर चेक इन करने से पहले तानवी कोलंबरियम जाती है और तभी वहां पर इसका कजन मिन आ जाता है और इसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तानवी बोलती है मेरे अंकल तो काफी इंटेलिजेंट हैं क्योंकि वो जानते थे कहीं भी भाग जाने से पहले मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने जरूर आऊंगी। मिन इसे एक बार फिर से थप्पड़ मारने लगता है। तानवी बोलती है मेरे पेरेंट्स के सामने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, वरना रात को ये दोनों भूत बन के तुम्हारे ख्वाब में आ जाएंगे। मिन बोलता है कि मुझे मुर्दों से बिल्कुल डर नहीं लगता, वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम को कभी अपनी आंटी माना ही नहीं। दानवी बोलती है तुम मानोगे भी कैसे, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और तुम्हारे बाप ने तो इन दोनों को मरने के बाद भी एक जगह बुरी नहीं होने दिया, क्योंकि वो पागल है, वो ऑब्सेस था मेरी माँ की खूबसूरती से। ये सुनते ही मीन उसे एक बार फिर से थप्पड़ लगाने लगता है तो दानवी बोलती है मुझे बहुत जल्दी है ये जानने की कि तुम्हारा बाप तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उस फेस पर हाथ उठाया जो कि हूबहू मेरी मॉम से मिलता है। मीन इसका गला दबाते हुए बोलता है कि मुझे नफरत है तुमसे, तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जानवी बोलती है हाँ, मैं इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हूँ जिसे आप लोगों ने क्रिएट किया है। उसे अपने बचपन से एक फ्लैशबैक आता है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद जब भी वो कोई गलती करती थी तो इसके अंकल इसे बेसमेंट में लॉक कर दिया करते थे। फिर वापस आते ही सोहा दानवी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है मैंने सुना है कि किसी ने घर से भागने की नाकाम कोशिश की है। दानवी बोलती है मैंने भी सुना है कि किसी का हस्बैंड उसे डिवोर्स देने वाला है। हमारी फैमिली ने ये सारा ड्रामा जिना ग्रुप के करीब आने के लिए किया, मगर तुम्हारे हस्बैंड के पास हमारी फैमिली से जुड़े रहने का कोई रीज़न नहीं है और वैसे भी उसके ऑलरेडी बहुत सारे अफेयर्स हैं। इसी वक्त अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं। दानवी जानबूझकर अंकल को अपने फेस की वो साइड दिखाती है जिस पर मीन ने थप्पड़ मारा था। अंकल ये देखते ही समझ आते हैं कि ये किसका काम है और वो मिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। दानवी हंसते हुए इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से बोलती है कि ये मेरा बदला है। इसके बाद अंकल दानवी को अपने साथ अपने स्टडी रूम में ले जाते हैं और इसे धमकी देते हैं कि अगर आइंदा तुमने घर से भागने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को आईसीयू या फिर इस दुनिया से ही जाना पड़े। दानवी बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं, वो आपकी भी तो मॉम है ना। अंकल टेबल पर पड़ी एक हेयरपिन को देखते हैं तो उनको एक फ्लैशबैक आता है कि वो बचपन में इसी हेयरपिन से दानवी के बाल बनाया करते थे, मगर ग्रैंडमा कभी भी दानवी को इनके पास अकेला नहीं छोड़ती थी। ड्रामा में इसी पॉइंट पर हमें समझ आने लग जाती है कि दानवी के अंकल उससे क्या चाहते हैं और ग्रैंडमा इसे हमेशा अपने अंकल से दूर रहने का क्यों बोलती थी। फिर अंकल दानवी से बोलते हैं कि तुम्हारे बाल थोड़े से मैसी हो गए हैं और इसे वही हेयर पिन लगा देते हैं। दूसरी तरफ सोहा अपनी मोम से बोल रही होती है कि अगर वो जाना चाहती है तो इसे जाने दें,
मॉम कहती है कि दानवी को इस घर से निकालने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि इसकी शादी कर दी जाए। मगर तुम्हारे डैड दानवी की शादी एक ही सूरत में करेंगे कि अगर दानवी के लिए कोई ऐसा प्रपोजल आए जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और फ्यूचर में वो लोग हमें कोई बेनिफिट दे सकें। अगर ऐसा हो तो तुम्हारे डैड इस शादी के लिए कभी भी इनकार नहीं करेंगे। सोहा बोलती है, कुछ दिन बाद एक प्राइवेट पार्टी है जहाँ पर शहर के सब अमीर लोग आने वाले हैं, मैं इसे वहाँ ले जाऊंगी। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। सियोवोन और इसका पीए भी वहाँ पर आए होते हैं। सियोवोन बोलता है, तुम्हें यकीन है ना कि आज वो लड़की यहाँ पर आएगी? जिस पर पीए कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है। पीए से बात करते हुए सियोवोन की नज़र दानवी की हेयरपिन पर पड़ती है और वो इसे पीछे से ही देख कर पहचान लेता है और जल्दी से बोलता है कि यही है वो लड़की। सोहा दानवी को वहाँ पर मौजूद सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है तो सब लोग इसकी खूबसूरती को देख कर के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। ये जल्दी से नीचे जाकर इसके बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट करके सियोन के पास आकर इसे दानवी का इंट्रो देने लग जाता है कि वो 22 साल की है और नाग ग्रुप की दूसरी बेटी है, और इसके बारे में ये फेमस है कि वो बहुत ही क्वाइट और जेंटल बिहेवियर की मालिक है। सियोन सोचता है, क्या जेंटल? वो अपने पीए से बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करके इससे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। एक आदमी दानवी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा होता है कि सियोन का पीए वहां पर आकर जानबूझकर इससे टकरा जाता है और ड्रिंक दानवी के ड्रेस पर गिर जाती है। जिसके बाद पीए ड्रेस क्लीन करने के बहाने दानवी को अपने साथ ले आता है और इसे एक रूम में लॉक कर देता है। दानवी पीए को खा जाने वाली नजरों से देखती है तो वो बेचारा वहां से भाग जाता है। सियोन अपने हाथ से एक क्लिक करता है तो दानवी मुड़ के पीछे देखती है और वो समझ आती है कि ये किसका काम है। ना दानवी, सियोन इसका नाम पुकारता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नाम जरूर किसी नॉवल से पिक किया होगा। दानवी के पूछने पर सियोन भी इसे अपना नाम बताता है। दानवी बोलती है, तुम अभी सिंगल हो क्या? तो सियोन बोलता है, हाँ मैं अभी सिंगल ही हूँ। इसके बाद इनके दरमियान में फिर से रोमांस शुरू हो जाता है। वो दोनों काफी क्लोज होते हैं कि तभी वहां पर दानवी को ढूंढते हुए सोहा आ जाती है और इसे यकीन था कि दानवी जरूर किसी लड़के के साथ होगी। सियोन का पीए इसे रोकने की कोशिश करता है मगर सोहा के गार्ड्स इसको पकड़ के साइड पे ले जाते हैं। सोहा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रूम के अंदर जाती है कि आज तो मैं दानवी की बच्ची को एक्सपोज करके रहूंगी। मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। सोहा को अपना प्लान फेल हो जाने पर बहुत गुस्सा आता है। सियोन दानवी को घर ड्रॉप करने आता है तो बोलता है, मैं विंडो कूद कर तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने आया हूँ। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे एक थैंक्स तो बोलना चाहिए ना। दानवी सियोन को बताती है कि मेरे अंकल काफी स्ट्रिक्ट हैं। सोहा ने ऑलरेडी उनको मेरे बारे में बता दिया होगा। किसी को भी ये मत पता चलने देना कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। सियोन बोलता है कि ठीक है, मगर तुम कोई बच्ची नहीं हो, इन लोगों को तुमसे तुम्हारा फोन नहीं छीनना चाहिए था। फिर वो इसे अपना फ़ोन थमाते हुए बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर सकती हो, इसका कोई पासवर्ड नहीं है और ना ही कोई इसे ट्रैक कर सकता है। जानवी गाड़ी से उतर के जाने लगती है तो इससे क्लब के बारे में पूछने लग जाती है कि क्लब कितने बजे बंद होता है और सीसीटीवी किन एरियाज को कवर करता है। सियोन इसे बताता है कि क्लब रात के 2 बजे बंद होता है और सीसीटीवी हर जगह पर मौजूद है, मगर जहाँ पर हम दोनों थे वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है। इसके बाद दानवी बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ क्योंकि अच्छी बेटियां रात देर तक घर से बाहर नहीं रहती। सियोवन इसकी स्माइल देकर बोलता है, अगर तुम ऐसे ही स्माइल करती रही तो मुझे तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी करनी पड़ेगी। इस पर दानवी बोलती है, अगर ऐसा है तो प्लीज जल्दी करना। ऊपर से दानवी के अंकल आ जाते हैं। दानवी जल्दी से फोन को छुपाकर घर के अंदर चली जाती है। सोहा अपने डैड को बताती है कि मैं इसे अपने साथ एक प्राइवेट पार्टी में लेकर गई थी, मगर ये मुझे वहां पर अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गई थी। दानवी की आंटी इसका बाजू पकड़कर इसे नीचे गिराते हुए बोलती है, पूछे ना इससे कि ये पार्टी से कहाँ गायब हो गई थी और इतनी रात गई किसके साथ थी। दानवी अपने अंकल को सब बता देती है कि सोहा मुझे रिच लोगों के साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रही थी। मेरे ड्रेस पर ड्रिंक करने की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए मुझे इसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ा। मगर जब मैं अपना ड्रेस क्लीन करने के बाद वहां वापस आई तो सोहा वहां पर नहीं थी। मगर जब सोहा मुझे नहीं मिली तो मैंने क्लब के ऑनर से बात की और इन लोगों ने मेरे लिए एक ड्राइवर अरेंज करके मुझे घर भेज दिया। इसी वक्त मिन क्लब की सीसीटीवी फुटेज ले आता है, जिसे देखकर अपेरेंटली सबको यही लगता है कि दानवी सच बोल रही है। सोहा सबको बताती है कि ये भी दानवी का ही काम होगा, इसी ने सीसीटीवी के साथ कुछ गड़बड़ की होगी, मगर कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। दानवी के अंकल सोहा को बालों से पकड़कर इसे अपने स्टडी ले जाते हैं और इसे मारने लग जाते हैं। दानवी ये सारा तमाशा क्रिएट करने के बाद अंकल की चेयर पर बैठकर इन्हीं के कप से चाय पीने लग जाती है और दिल में सोचती है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले सीन में सियोन का पीए इसे आकर बोलता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज को बदलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि मिस तानवी के भाई को इतनी छोटी सी बात के लिए क्लब से सीसीटीवी फुटेज लेनी पड़ी। जिस पर सियोवन बोलता है कि ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। बाय द वे, अगर किसी ने अपने जीएफ को प्रपोज करना हो तो कैसे करते हैं? ये हैरानी से बोलता है, क्या आप मिस दानवी को प्रपोज करने वाले हैं? जिसके बाद सियोवन अपने भाई सुयो को कॉल करके इसे दानवी के पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है। ये सुनते ही पीए कुछ ऐसे रिएक्ट करता है
और इसका भाई भी कॉल कट कर देता है। नादान भी एक ब्लैंक कैनवस के आगे बैठी सियोवन के बारे में सोच रही होती है। मुन सियोवन जो कि एक अमीर आदमी है, इस क्लब में उस दिन पार्टी थी, वहाँ का मालिक भी वही है और वो सिक्योर फोन यूज करता है जिन्हें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। और तो और इसने मेरे कहने पर सीसीटीवी फुटेज को भी चेंज कर दिया। या सियोवन का हानसन ग्रुप से कोई कनेक्शन हो सकता है? फिर वो इंटरनेट पे सियोवन के बारे में सर्च करने लग जाती है, मगर इसे सियोवन के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। वो सोचती है, मुन सियोवन क्या तुम मेरे किसी काम आ सकते हो? वो इन्हीं सोचों में गुम होती है कि सोहा अपने हाथ में एक हंटर लिए वहां पर आ जाती है और दानवी को मारने लग जाती है और बोलती है, मुझे सच बताओ कि तुमने उस दिन सीसीटीवी फुटेज का क्या किया? दानवी बहुत ही चालाकी से भागते हुए इसे अपने अंकल के स्टडी ले आती है। सोहा दानवी को मारने लगती है तो गलती से अपने डैड का फेवरेट पोट्री सेट तोड़ देती है और दानवी तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां पर अंकल का असिस्टेंट आ जाता है और सोहा से बोलता है, मिस ना आप जाएं यहाँ से, मैं आपके डैड को बता दूंगा कि ये एक बिल्ली का काम है। इसके बाद दानवी लंगड़ाते हुए अपने रूम में वापस आ जाती है। इसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो सियोवन को फोन करके अपने साथ लंच करने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में जब सियोवन इसे पिक करने आता है तो दानवी लंगड़ाते हुए अपने घर से बाहर आती है। दानवी की ये कंडीशन देखकर सियोवन इसे इसकी वजह पूछता है तो दानवी इसे बताती है कि ये सिर्फ एक फिजिकल पनिशमेंट है, इसे वो इस घर में 10 साल से बियर कर रही है। ये सुनकर सियोवन कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर इसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि मेरे घर पे तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। दानवी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? जिस पर सियोवन बोलता है, नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं और हमारी मंजिल शादी है। फिर इसे अपने बड़े भाई मुन सुइयो के बारे में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें सुइयो किसे बताता है कि इस वक्त इनकी कंपनी फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही है, इसलिए इन दोनों को ही अपने काम पर फोकस करना होगा। सियोवन दानवी से बोलता है कि मुझे सिर्फ एक मंथ दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। दानवी जानबूझकर सियोवन के साथ इसी बार में जाती है जिसमें सोहा ने जाना था। वहां पहुंचकर दानवी सियोवन से बोलती है, माय डियर बीएफ, मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए। इस बार के स्टाफ से बोलकर सोहा का फोन पानी में फेंकवा दो ताकि वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाए। सियोवन बोलता है, तो तुम्हारी टांग पर चोट की जिम्मेदार वो है? फिर वो अपना फोन लेकर किसी से कुछ बात करने लग जाता है और इससे कुछ देर बाद ही सोहा अपने फोन को शेक करते हुए बार से बाहर आ जाती है। तानवी सोहा को देखते ही सियोवन के क्लोज आ जाती है और इसे कार की विंडो नीचे करने को बोलती है ताकि सोहा उनको देख सके। सोहा दानवी को कार में किसी लड़के के साथ देखकर हैरान रह जाती है और अपने फोन को देखते हुए बोलती है, तुम्हें भी अभी खराब होना था क्या? फिर वो बार के अंदर से कुछ लोगों को अपने साथ ले आती है ताकि जरूरत पड़ने पर इन सबको अपना गवाह बना सके। मगर जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, बल्कि दानवी अपनी दोस्त मिंजू के साथ कार में बैठी हुई थी। वो लोग दानवी की बजाय सोहा को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर वापस आकर सोहा फिर से अपने डैड को दानवी के करतूतों के बारे में बताने लग जाती है, मगर मिंजू दानवी की साइड लेते हुए अंकल को बताती है कि वो सारा टाइम इसी के साथ थी और अगर आपको यकीन ना आए तो सोहा के दोस्तों से जाकर पूछ लें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे दानवी के साथ देखा था। अंकल फिर से सोहा के बाल पकड़कर इस बेचारी को स्टडी ले जाते हैं और दानवी एक बार फिर से अपने अंकल की चेयर पर बैठकर चाय पीने लग जाती है। रात को दानवी सियोवन को कॉल करके इसे घर में हुए तमाशे के बारे में बताने लग जाती है। सियोवन कॉल पर बात करने के बाद सारे इंसिडेंट को याद करने लग जाता है कि किस तरह से दानवी ने उसे लंच का पूछा, जगह भी खुद ही चूज की, सोहा को दिखाने के लिए एक्टिंग भी की, मतलब रिसोर्सेज का परफेक्ट यूज। और शायद इसे इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। फिर वो इस पेपर को जला देता है। मतलब कहीं ना कहीं इस बंदे को भी पता था कि दानवी इसे यूज कर रही है। दानवी की आंटी इस सारे वाक़े के बाद इस पर चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे पता है कि सोहा सच बोल रही थी, और इसे बातें सुनाते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम भी बहुत ही बुरी थी, और ये भी बोलती है कि वो इसकी मॉम की ग्रेव पर जाकर इनको डिसरिस्पेक्ट करेगी। ये सब सुनकर दानवी सोचती है कि अब मुझे आंटी का भी कुछ करना पड़ेगा। दानवी अपनी पेंटिंग में बिजी होती है कि तभी इसे सियोवन का मैसेज आता है जो बोलता है कि काफ़ी दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो चलो कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं। मगर दानवी इसे मना कर देती है कि रात बहुत हो चुकी है और इस टाइम इसे घर से निकलने की परमिशन नहीं है। इसी वक्त दानवी को मिंजू की कॉल आती है जिसमें वो इसे एक न्यू बार के बारे में बताने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक करने आ सकती हूँ। फिर वो दानवी को बार का एक वीडियो सेंड करने लगती है कि इसे दानवी की आंटी नजर आती है जो कि यहाँ पर किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। मिंजू दानवी को वीडियो सेंड करके इस बारे में बताती है तो दानवी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दानवी उसी वक्त बाहर पहुंचकर अपना दिमाग चलाने लग जाती है और जल्दी से सियोवन को कॉल करके वहां पर बुला लेती है। आंटी बार से बाहर निकलकर अपने बीएफ के साथ रोमांस में बिजी होती है और दानवी इसे देख रही होती है। सियोवन वहां पहुंचकर इसे कॉल करता है कि वो वहां पर आ चुका है। दानवी इससे पूछती है कि तुम जिस कार में यहाँ आए हो वो तुम्हारी है या फिर तुम्हारे पीए की।
और कार बहुत एक्सपेंसिव है क्या? कौन इसे बोलता है छोड़ो इस बात को, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। दानवी बोलती है तुम्हारे सामने जो कार है इसे पीछे से अपनी कार के साथ हिट करो अभी। सियोवन कुछ सोचे समझे बगैर इस गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक देता है और देखते ही देखते वहां पर लोग जमा होने लग जाते हैं। वहां पर मौजूद एक लड़का दानवी की आंटी को पहचानते हुए बोलता है ये तो मिस्टर ना की वाइफ है, मतलब ये अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। सब लोग इनकी पिक्चर्स लेने लग जाते हैं। आंटी बेचारी कार में वापस बैठकर अपना मुंह छुपाने लग जाती है। सियोवन कार से बाहर निकलकर दानवी को इशारा करते हुए इसे बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। फिर वो इसे बार में ले जाकर इसे बताता है कि वो इसे बहुत लाइक करता है, जिसकी वजह एक तो उसकी खूबसूरती है और दूसरी वजह वो स्कल वाली पेंटिंग थी जो उसने अपनी कजन की शादी पर बनाई थी। दानवी बाहर से घर वापस आती है तो इसके अंकल अपनी वाइफ को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर दानवी सोचती है आप मेरी मॉम की ग्रेव को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी ना, अब अपनी कब्र खोदने की तैयारी करें आंटी। इसके बाद मिंजू दानवी को एक आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताती है कि तुम्हें भी इसमें पार्ट लेना चाहिए ताकि दुनिया भी तुम्हारे टैलेंट को देख सके। दानवी के अंकल इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे जितना दानवी इनको समझ रही थी। वो दानवी को अपने पास बुलाकर बोलते हैं घर में इन सब तमाशों का सिलसिला तभी से शुरू हुआ है जब से तुमने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया है। वो इसे वार्न करते हुए बोलते हैं कि अगर आइंदा उसने कोई ऐसी हरकत की तो वो इसे पनिश करेंगे, जिस पर दानवी बोलती है कि मैं किसी रीज़न के बगैर पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो अंकल इसे ग्रैनी से मिलवाने ले जाते हैं। ग्रैनी दानवी को देखते ही पहचान लेती है और इसे इसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाती है। दानवी के अंकल अपनी मॉम को बताते हैं कि वो लोग तो मर चुके हैं, आप शायद भूल गई हैं और इन दोनों की मौत की जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आपने ही इन दोनों को कॉल करके मिलने के लिए बुलवाया था और आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की डेथ हो गई। अपनी ग्रैनी की ये कंडीशन देखकर दानवी एक्सेप्ट कर लेती है कि घर में होने वाले सब तमाशों के पीछे इसी का हाथ है और वो उसे जो भी सजा दे इसे मंजूर है। जिसके बाद अंकल इसे 3 दिन के लिए बेसमेंट में बंद कर देते हैं। जब वो अपने रूम में वापस आती है तो बहुत ही सैड होती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है जिस पर सियोवन ने इसे 3 दिनों में ढेरों मैसेजेस किए थे। वो सियोवन से पूछती है तुम बहुत अमीर हो क्या। सियोवन इसे बोलता है मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, जिस पर दानवी मना कर देती है। सियोवन अपने घर पे खड़ा बोलता है दानवी को पैसों की ज़रूरत है क्या। ये बोलता है इसमें फ़िक्र की क्या बात है, जिस पर सियोवन इसे बताता है कि मैंने इसे ऑफ़र किया था मगर इसने मना कर दिया। क्यों ना मैं इसे वो पेंटिंग गिफ्ट कर दूं जो मैंने एक आर्ट गैलरी से खरीदी थी। ये बोलता है वही पेंटिंग जिसे आपने इसकी असल कीमत से 10 गुना ज़्यादा में खरीदा था। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ये वही पेंटिंग थी जिसे सेल करके दानवी को अच्छा प्राइस मिला था और वो इन्हीं पैसों से अब्रॉड भागने वाली थी। ये पूछता है तो क्या आप वो पेंटिंग सच में मिस दानवी को गिफ्ट करने वाले हैं, जिस पर सियोन बोलता है कि गिफ्ट से ज़्यादा उसके लिए एक टेस्ट होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है। फिर हमें एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दानवी और इसकी दोस्त मिंजू भी मौजूद थे। मिन मिस्टर वू यानी कि सोहा के हस्बैंड को एक बिजनेस डील के लिए बना रहा होता है, क्योंकि इस शादी का पर्पस दोनों फैमिलीज के दरमियान कनेक्शन को स्टेबल करना था। मिस्टर वू आर्ट गैलरी में पेंटिंग देख रहा होता है कि इसकी नज़र दानवी पर पड़ती है और वो इसे देखते ही पहचान लेता है। ये वही लड़की है ना जिसने मेरी शादी पर अजीब सी पेंटिंग बनाई थी। मिन इसे बताता है कि ये मेरी कज़िन है। ये सुनते ही मिस्टर वू तो खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी शादी इस लड़की से करवा दो तो मैं इस डील के बारे में कुछ सोचूंगा। तुम्हारी बहन तो अजीब पागल सी औरत है मगर मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ मेरी अच्छी बनेगी। मिन ये सुनते ही हैरान होने की बजाय दान निकाल कर हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दानवी और सियोवन बाहर घूमने आए होते हैं तो सियोवन दानवी से पूछता है आज तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा है, कोई खास वजह है क्या, तुम मेरे बारे में हर छोटी चीज़ कैसे नोटिस कर लेते हो। फिर सियोवन दानवी के बालों से रिबन निकालकर अपनी आंखों पर बांध लेता है और बोलता है लो, अब ना ही मैं तुम्हें देख सकूंगा और ना ही तुम्हें नोटिस करूंगा। दानवी इसकी आंखों से रिबन खोलकर बोलती है कोई मुझे इतना लाइक कैसे कर सकता है, जिस पर सियोवन बोलता है कि तुम ये सब डिजर्व करती हो। फिर वो दानवी को अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप ले आता है क्योंकि वो आज दानवी को प्रपोज करने वाला था। अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाल कर वो इसे प्रपोज करने ही वाला था कि इसे एक कॉल आती है। कॉल सुनते ही वो पैनिक हो जाता है और दानवी को बोलता है कि एक इमरजेंसी है, मुझे अब्रॉड जाना होगा, प्लीज़ मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ये बोलकर सियोन वहाँ से निकल जाता है और दानवी इसे देखते ही रह जाती है। मिन अपने डैड को मिस्टर वू के साथ बिजनेस डील के बारे में बताते हुए कहता है मिस्टर वू हमारी कंपनी के साथ बिजनेस डील सिर्फ एक शर्त पे करेंगे और वो ये है कि हम दानवी की शादी इससे करवा दें। ये सुनते ही डैड इसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हम दोनों बहनों की शादी एक ही आदमी से कैसे करवा सकते हैं, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, ऐसा करने से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही मिन बोलता है इज्जत,
क्या आपको अब भी लगता है कि हमारी कोई इज्जत बची है? डैड मिन को फिर से थप्पड़ लगाने लगते हैं तो वो इनका हाथ पकड़कर बोलता है, आपकी इस बिहेवियर से सच नहीं बदल सकता। और सच यही है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। और मैं ये भी जानता हूँ कि दानवी को आप हमेशा अपनी साइड पर क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। मैं और मॉम इस बारे में सब कुछ जानते हैं। मिस्टर वू की डील आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अंकल अपनी मॉम यानी कि दानवी की ग्रैनी से मिलने जाते हैं तो वो इनसे बोलती है, दानवी अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी कर ले जो इसे प्यार करे और इसे हमेशा खुश रखे। ग्रैनी ये सब बातें इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि वो दानवी की तरफ अपने बेटे की गंदी इंटेंशंस को जानती थी। अंकल बोलते हैं, मैं इसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता, वैसे भी जब तक आप जिंदा हैं इसकी डोर मेरे हाथ में है। अंकल के जाने के बाद दानवी ग्रैनी से मिलने आती है तो ग्रैनी अपनी ग्रैंड डॉटर से इसके बचपन के बारे में बातें करने लग जाती हैं। ग्रैनी दानवी को बताती हैं कि वो इससे बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद वो खुद को रूम में लॉक करके जहर पी लेती हैं और बोलती हैं कि दानवी आज से तुम आज़ाद हो, जितनी जल्दी हो सके इस जहन्नम से दूर चली जाओ और लौटकर कभी वापस मत आना। ग्रैनी की डेथ के बाद दानवी वहां से भागने की कोशिश करती है तो मिन इसे पकड़ कर बोलता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। हमारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए तुम्हें मिस्टर वू से शादी जो करनी है। मिन दानवी से इसका फोन छीन लेता है ताकि वो किसी से कांटेक्ट करके फिर से कोई तमाशा क्रिएट ना करे। नेक्स्ट सीन में जब सोहा को मिस्टर वू की डिमांड के बारे में पता चलता है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, मगर इसकी मॉम इसे समझाती है कि इन लोगों को ऐसा करना ही होगा वरना वो लोग रोड पे आ जाएंगे। सोहा की तरह इसके डैड भी इस शादी के खिलाफ थे, मगर मिन और इसकी मॉम दानवी और मिस्टर वू की शादी करवाने पर तुले हुए थे। अंकल शादी को पोस्टपोन करने के लिए ग्रैनी की डेथ का बहाना लगाने की कोशिश करते हैं, मगर आंटी इसका हल बताते हुए बोलती हैं, अभी इंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी की डेट बाद में डिसाइड कर लेंगे। दानवी अपनी ग्रैनी से लास्ट टाइम गुड बाय बोलने आती है तो इनसे वादा करती है कि वो ना फैमिली से इनकी मौत का बदला जरूर लेगी। सियोवन के पीए को सोशल मीडिया से पता चलता है कि दानवी जिना ग्रुप के वारिस वूटेक से शादी करने वाली है। वो इस बारे में सियोवन को बताता है तो सियोवन जल्दी से कोरिया वापस आने का फैसला करता है। फिर हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग ना फैमिली के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। दानवी वॉशरूम के बहाने मिंजू से कुछ बात करती है, जिसके बाद मिंजू मिन के पास जाकर चुपके से दानवी का फोन ले लेती है। दानवी जल्दी से सियोन को टेक्स्ट करके अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताते हुए इससे हेल्प मांगती है। एंगेजमेंट के दौरान रिंग पहनने से पहले दानवी माइक पकड़कर डायलॉग मारने लग जाती है कि सॉरी, आप लोगों को इतना बकवास फंक्शन अटेंड करना पड़ा, वैसे भी मैं लोगों की फेंकी हुई गंदगी नहीं उठाती। सब लोग हैरानी से इसका मुंह देखने लग जाते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की। वो बहुत एक्शन से चलता हुआ दानवी के पास आकर बिना कुछ बोले इसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। सिक्योरिटी सियोवन को रोकने की कोशिश करती है, मगर सियोवन के बॉडीगार्ड्स इनको रोक लेते हैं और ना फैमिली और वहां पर मौजूद सब लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। मिंजू खड़ी होकर दानवी के लिए चीयर करने लग जाती है। वहां से जाते हुए दानवी सियोवन को देखती है तो सियोवन बोलता है कि मुझे घूरना बंद करो। दानवी दिल में सोचती है, तो क्या इसे स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं इसे यूज कर रही हूँ, या फिर ये अब भी बेवकूफ बनने की एक्टिंग करता रहेगा। वो दानवी को अपने साथ लाकर बेड पर पटकता है तो दानवी का पासपोर्ट नीचे गिर जाता है। दानवी के पकड़ने से पहले ही सियोन पासपोर्ट उठा लेता है, जिसे देखकर इसे पता चलता है कि दानवी ने इस शादी से जान छुड़वाने के लिए एक बार फिर से इसे यूज किया ताकि अब्रॉड भाग सके। वो बोलता है, मुझे सच बताओ, तुम्हारा प्लान कभी भी मुझसे शादी करने का नहीं था, है ना? तुम सिर्फ यहाँ से भागने के लिए मेरा यूज कर रही थी। इस पर दानवी बोलती है, हाँ सॉरी, मगर ये सच है, तो तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। जिस पर दानवी फिर से सॉरी बोलती है। सियोवन बोलता है, तो तुम ये सब कब से प्लान कर रही हो? दानवी कहती है, जैसे हर बार तुम मेरे कहने पर मेरी हेल्प करते थे, मैं पहले दिन से ही जानती थी कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। मुझे लगा हो सकता है कि तुम्हारा कनेक्शन किसी तरह से हांसिंग ग्रुप से हो, इसलिए अपने काम को अंजाम देने के लिए मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सका। तुम ये सब मेरे सामने इसलिए एक्सेप्ट कर रही हो ना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। इस पर दानवी बोलती है, हाँ अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, सॉरी। दानवी अपने किए पर गिल्ट फील करते हुए इससे बार बार माफी मांगती है। सियोवन इससे बोलता है कि बार बार माफी मांगना बंद करो, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे बस एक बात बता दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? मुझसे प्यार करना इतना डिफिकल्ट है क्या? इस पर दानवी फिर से इसे सॉरी बोलती है। सियोवन बोलता है, ठीक है, मेरी एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे दो। उस रात तुमने मुझे अपना बीएफ बनने का क्यों पूछा था? जिस पर दानवी बोलती है कि आज तक मेरी लाइफ का हर डिसीजन दूसरों ने ही लिया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में आने वाला पहला इंसान भी वही लोग चूज करें, इसीलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया। सियोवन दानवी को बताता है कि इसका असली नाम मुन सियोजुन है और वो हानसन ग्रुप के डार्क फैक्शन का सीईओ है। ये सुनकर दानवी हैरान हो जाती है। मैं इसी नाम के साथ तुम्हें प्रपोज करने वाला था,
मगर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? दानवी इसे बताती है कि वो आज ही कोरिया छोड़कर अब्रॉड जाने वाली है। सियोवन दानवी से इसका अकाउंट नंबर पूछता है, मगर दानवी बोलती है कि मेरे पास पैसे हैं, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे मज़ीद तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। सियोवन को लगता है कि दानवी के पास पैसे नहीं हैं और वो गिल्ट की वजह से इससे पैसे लेने से इनकार कर रही है। फिर सियोवन इसे वही पेंटिंग गिफ्ट करने का सोचता है जो इसने 10 गुना ज्यादा कीमत में खरीदी थी। सियोवन के पास दानवी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था। सियोवन इसे अनकवर करता है तो दानवी इसे देखते ही शॉक हो जाती है और सियोवन को बताती है कि ये उसी की पेंटिंग है। सियोवन को भी ये जानकर काफी हैरानी होती है। वो बोलता है तो क्या इसीलिए ये पेंटिंग मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगती थी। इसके बाद सियोवन दानवी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है तो वो इसे हक करके हर चीज का थैंक्स बोलती है। इनके दरमियान में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद दानवी सियोवन को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सियोवन वहीं पे खड़ा इसे जाता देखता रह जाता है। सियोवन का पीए किसी को फोन पर बता रहा होता है कि रोने धोने और खाना स्किप करने वाला फेस गुजर चुका है। अब सियोवन खुद को बहुत बिजी रखता है ताकि उसे मिस ना दानवी की याद ही ना आए। सियोवन आर्ट गैलरी से एक पेंटिंग लाता है। ये कैनवस को फ्रेम से अलग करता है तो इसे पता चलता है कि इस फ्रेम में दो कैनवस हैं और असली पेंटिंग तो नीचे वाली कैनवस पर बनाई गई थी। इस पेंटिंग को देखते ही सियोवन को इसमें दानवी की आर्टिस्टिक झलक नजर आती है। वो दिल में सोचता है पता नहीं कि दानवी की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इसकी आर्टिस्टिक सोल को ही बदल कर रख दिया। कुछ दिन बाद मिंजू सियोवन से मिलने आती है क्योंकि इसे लगता था कि दानवी अब्रॉड जाने के बाद भी सियोवन के साथ कांटेक्ट में होगी। मिंजू से ही सियोवन को पता चलता है कि दानवी अब्रॉड इसलिए गई थी क्योंकि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहती थी। इसका एडमिशन एक इंटरनेशनल आर्ट स्कूल में हुआ था, मगर अपने फैमिली ड्रामास की वजह से इसका अब्रॉड जाना डिले होता जा रहा था। ये सुनते ही सियोवन को एक अजीब सा गिल्ट फील होता है क्योंकि इसे लगता था कि दानवी इसे जान छुड़वाने के लिए अब्रॉड भाग रही थी, मगर कहानी तो कुछ और ही थी। अगले ही दिनों फ्लाइट की टिकट बुक करवाकर दानवी के पास अब्रॉड पहुंच जाता है। सियोवन स्टूडियो में दानवी को पेंटिंग करते देख रहा होता है और पीए इसे दानवी की बायोग्राफी बताने लग जाता है कि उसका रियल नेम दानवी नहीं बल्कि नाबी है। वो 10 साल की थी जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। इसके बाद इसे इसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया और इसका नाम नाबी से बदल के दानवी रख दिया। और कैसे इसके अंकल इसकी ग्रैंडमा को यूज करके सारी जिंदगी इसे टॉर्चर करते रहे। पेंटिंग बनाते हुए दानवी अचानक कैनवस को उल्टा करके इस पर सियोवन का नाम लिखने लग जाती है और इसका नाम लिखते और इसे पुकारते हुए वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर सियोवन को बताता है कि दानवी काफी देर से डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार रही है। इसकी बॉडी भी काफी वीक है जो कि इम्प्रॉपर डाइट की वजह से है। दानवी को बेहोशी में अपनी ग्रैंडमा का डेथ सीन नजर आता है तो वो डर कर रोने लग जाती है तो सियोवन जल्दी से इसे कंफर्ट करने लग जाता है। कुछ अरसे बाद दानवी को होश आने पर इसे याद आता है कि वो तो स्टूडियो में थी और फिर इसकी नज़र सियोवन पे पड़ती है। सियोवन इसे बोलता है मैं जानता हूँ जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तुम इनसे बदला लेना चाहती हो, मगर तुम्हारे लिए ये इजी नहीं होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए होगा जिसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं हूँ। जानवी इससे पूछती है अगर हम पार्टनर्स हैं तो तुम बदले में मुझसे क्या चाहते हो। सियोवन बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे तुमसे तुम्हारी पेंटिंग्स चाहिए, मेरे लिए ऐसी पेंटिंग्स बनाओ जो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सके। इसके बाद हानसिंग ग्रुप एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाता है जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट के आर्ट पीसेस एग्जिबिट किए जाने वाले थे और इसी एग्जीबिशन के थ्रू दानवी भी आर्ट की दुनिया में डेब्यू करने वाली होती है। सोशल मीडिया पर हर जगह ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और लोग इसे जिन आर्यन को न्यू कमर नाबी की तरफ से एक चैलेंज का नाम दे देते हैं। जिन आर्यन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वू की सिस्टर और आर्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होती है। ये न्यूज़ सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो कभी भी नाबी को खुद से आगे निकलने नहीं दे सकती। फिर दानवी और जिन आर्यन के दरमियान कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंपटीशन होता है। दोनों को पेंटिंग बनाने के लिए एक टोकन के थ्रू अपना टूल चूज करना था। जिन आर्यन को एक फीदर और दानवी को एक कैंडल के साथ अपनी पेंटिंग बनानी थी। कैंडल का सुनकर लोग दानवी के लिए बुरा फील करते हैं क्योंकि एक कैंडल के साथ कोई क्या ही पेंट करेगा, मगर दानवी हार नहीं मानती और अपने काम में लग जाती है। वो कैंडल से बनने वाले स्मोक से एक ड्रैगन पेंट करती है। उसकी ये पेंटिंग सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है क्योंकि ये अनयूजुअल था। वहाँ पर मौजूद सब लोग इसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करने लग जाते हैं। जिन आर्यन ये देखकर दानवी पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हुए बोलती है शोडाउन का थीम ही इंक पेंटिंग था। दानवी बोलती है मिस जिन, आपने स्कूल में केमिस्ट्री की क्लासेस तो ली ही होंगी। जब हम एक कैंडल जलाते हैं तो इससे बनने वाले स्मोक के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है और इनका मेन इंग्रेडिएंट भी कार्बन ही होता है। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैंने अपनी पेंटिंग में वाटर का यूज़ क्यों नहीं किया।
जिन आर्यन को रियलाइज होता है कि दानवी को स्टार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, जिसके बाद वो मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जिन आर्यन और जिना ग्रुप हर जगह बदनाम हो जाता है और ना फैमिली जिसने अपना बचा कुचा पैसा जिना ग्रुप में इन्वेस्ट किया था बैंकरप्ट होने वाला था। सोहा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक नाइफ से दानवी पर वार करने की कोशिश करती है, मगर सियोवन उसे बचा लेता है। मिन और इसके डैड मुंह छुपाकर वहां से भाग रहे होते हैं और एक लड़की अपने आदमियों के साथ आकर इनको पकड़ लेती है और बोलती है लॉलेस प्लेस में आपका स्वागत है। बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की मिंजी है। मिंजी सुइयो की वाइफ और सियोवोन की सिस्टर इन लॉ है। मिंजी अंकल की नेक पर चाकू रखकर बोलती है, अब से तुम हर उस क्वेश्चन का आंसर दोगे जो दानवी तुमसे पूछेगी। अंकल सुइयो को तो पहले से ही जानते थे। सियोवन अंकल को अपना इंट्रो देता है। दानवी की साइड पर इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को देखकर उससे माफी मांगने लग जाता है। दानवी अंकल को थप्पड़ मार के उनसे अपनी पेरेंट्स की एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। अंकल दानवी को बताता है कि उन दोनों का एक्सीडेंट उसी ने करवाया था, क्योंकि दानवी की मॉम ने इसे रिजेक्ट करके इसके भाई से शादी कर ली थी। दानवी की मॉम ने अपनी डेथ के टाइम पर जो हेयर पिन लगाई थी, हमेशा के लिए इस हेयर पिन को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वे दानवी की मॉम की खूबसूरती से ऑब्सेस्ड थे। नेक्स्ट सीन में सियोवन दानवी से पूछता है कि अब तुम ना फैमिली के लोगों के साथ क्या करना चाहती हो। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं इन लोगों पर वेस्ट करूं। सियोवन दानवी की स्माइल देखते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही स्माइल करती रही तो मुझे तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी करनी पड़ेगी। जिस पर दानवी बोलती है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। इसके बाद सियोवन इसे प्रपोज करता है और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।